नमस्कार मित्रों, जब भी कभी बात होती है साहित्य और राजनीति के बीच में रिश्तों की, तो कई बार लगता है कि ये तो बड़ी परस्पर विरोधी धाराएं हैं। एक धारा में कहीं ना कहीं कई बार संवेदनहीनता से काम लेना पड़ता है और दूसरी धारा में संवेदनशीलता ही एकमात्र मार्ग है जिस पर चलकर कुछ न कुछ सृजन किया जा सकता है। आज इनकी चर्चा कर रहा हूँ मित्रों। एक दो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने राजनीति में पूरी तरह से डूबने के बावजूद साहित्य, कलम और कूची से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ उस शख्स की जो केंद्र में मंत्री रहते हुए भी लंबे अरसे तक और उससे पहले अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरह से अपने साहित्य के लेखन को बनाए रखा, उसकी आबरू को बनाए रखा। और उनके साहित्य में कहीं भी उनका राजनैतिक कैरियर, उनकी राजनीतिक जो एक ज़िंदगी थी, वो कहीं भी दखल नहीं देती, कहीं हस्तक्षेप नहीं है। उनकी राजनीतिक विचारधारा से उनकी साहित्यिक उपलब्धियों का कोई भी संबंध दूर दराज का नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं जिक्र कर रहा हूँ वीरप्पा मोइली जी का। वीरप्पा मोइली मित्रों कर्नाटक के लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री भी रहे और उसके बाद केंद्र में जो उनका मंत्री पद पर बने रहना वो एक लंबे अरसे तक चलता रहा। और उसके बावजूद उनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं, उनके सामने उनकी राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बौनी दिखती हैं कि एक व्यक्ति राजनीति में इतना ज़्यादा व्यस्त रहने के बावजूद अगर महाकाव्यों की रचना कर लेता है, और एक नहीं 4 इनके महाकाव्य हैं जिनमें दो महाकाव्य चर्चा का विषय बने हैं और तीसरे महाकाव्य का लेखन अभी जारी है, और वो पूरा होने से पहले ही चर्चा में इतना ज़्यादा आ गया है कि उस पर भी समीक्षक लोगों ने अपनी टिप्पणियाँ शुरू कर दी हैं। उनका जो लेखन के अधीन है जिस पर वो अभी लिख रहे हैं वो द्रौपदी के बारे में है। और द्रौपदी एक महाकाव्य के पात्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत की है, कर रहे हैं, लगातार जारी है। और उनके महाकाव्य में कहीं भी आपको राजनीति तो क्या ऐसा भी नहीं लगता कि महाकाव्य के जो निर्धारित तत्व होते हैं उनका कहीं भी उल्लंघन होता हो। बाकायदा सर्गबद्ध रचनाएं हैं और बाकायदा महाकाव्य की सबसे बड़ी जो परंपरा है कि उसमें आप जो ये स्वच्छंद कविता का उसमें कोई भी समावेश संभव नहीं है। और उसके जो नायक हैं वो धीरोदात्त, धीरोद्धत और धीर ललित और धीर प्रशांत, इन चारों में से एक नायक का गुण माना गया है। वो सारे के सारे गुणों के आधार पर तब चर्चा हुई जब इन्हें पहली बार मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी चर्चा का विषय बना है। और उसके बाद जब इनको सरस्वती सम्मान भी मिला तो इनके साहित्यिक स्वरूप के बारे में, साहित्यिक अवदान के बारे में चर्चाएं और भी तेज़ हो गईं। और मित्रों, अब जब साहित्य अकादमी का पुरस्कार इस बार मिला है तो इस बार फिर वही चर्चा कि कोई भी आदमी राजनीति में अगर थोड़ा सा भी उस बुराई से बच के चलना चाहे तो वो सृजन की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ सकता है। ये बात वीरेंद्र कह रहा हूँ मैं, वीरप्पा मोइली जी ने ये बात सिद्ध की है, प्रमाणित की है। उम्र इस वक्त 81 की हो गई है और इस उम्र में भी निरंतर वो लेखन में लगे हुए हैं। और इन दिनों जैसे आपको मैंने बताया कि महाकाव्य द्रौपदी पर उनका कार्य जो है वो अंतिम चरण में है। इससे पहले जो श्री बाहुबली पर वो भी एक इनका महाकाव्य था, तो वो भी बड़ा चर्चा का विषय बना था। और बाकी सम्मानों की तो मित्रों, ऐसे जब इतना बड़ा कद्दावर साहित्यकार हो जाए तो उसके बाद सम्मान जो हैं वो छोटे मोटे को पद्म अलंकार या दूसरे जो हैं वो ज़्यादा को महत्वपूर्ण नहीं रहते। इसी तरह का कुछ लोग और भी हैं जिनकी चर्चा उनकी उपलब्धियों या उनका जो कृतित्व है उसके लिए कम हुई है, राजनीति के लिए ज़्यादा हुई। उनमें एक पंजाब के भी मुख्यमंत्री थे, सुरजीत सिंह बरनाला। अब सुरजीत सिंह बरनाला के बारे में सिर्फ ये तक वो ऐसा शख्स था जो कहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते बचा का मतलब ये है कि परिस्थितियों ने कहीं उसका विरोध कर दिया। और यद्यपि वो अब प्रतिपक्ष के कंसेंसस जिसे कहते हैं
सर्वस्वीकार्य प्रतिनिधि के रूप में उनको प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय भी ले लिया गया। लेकिन उनके अपने ही दल ने जब ये देखा कि ये व्यक्ति अगर इतना कद्दावर बन गया तो हमारी प्रथम पंक्ति के नेता कहाँ जाएंगे, तो हमारे लिए दूसरी पंक्ति का नेता है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको समर्थन देने से इनकार किया, प्रधानमंत्री नहीं बन सके। लेकिन अपनी कूची और अपनी कलम का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। उनके निकट जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 150 पेंटिंग्स बनाई। और मित्रों, एक पेंटिंग एक दिन में नहीं बनती। एक एक पेंटिंग पर, एक एक कलाकृति पर जो कलाकार है वो कई कई दिन खर्च करता है। और कलाकृतियाँ ऐसी नहीं कि उन्होंने सामान्य रूप से वीरों की, बहादुरों की दे दी हों, जो जीवन परिचय है उनका उन्हीं पर ही वो पेंटिंग्स आधारित हों, ऐसा भी नहीं है। उनकी पेंटिंग्स में बाकायदा जो कला की जो निर्धारित जो मापदंड होते हैं कला के, उनका पूरा पूरा निर्वहन आपको मिलता है। कभी गौर से देखिएगा तो आपको नज़र आएगा। इसके अलावा उनकी जो पुस्तकें हैं वो भी चर्चा में रही हैं। और उनकी एक पुस्तक तो विशेष रूप से चर्चा में थी जब वो आपातकाल में एक ट्रक ड्राइवर के रूप में जब वो भूमिगत हुए थे, तो उसी एपिसोड पर, उसी घटनाक्रम पर उन्होंने आपातकाल की जो आंतरिक स्थिति है उसका विश्लेषण, विशद विश्लेषण विस्तार से, और साथ साथ उन दिनों में जिस प्रकार से राजनेताओं के एक वर्ग ने इन सब का सामना किया, वो चीज़ें बड़ी एक अलग ढंग से हमारे सामने आती हैं। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने राजनीति में रहते हुए भी संवेदनशीलता का साथ नहीं छोड़ा, और कहीं कहीं वो संवेदनशीलता के कारण उनको राजनीति में असफलता भी देखनी पड़ी। लेकिन एक फ़र्क होता है मित्रों, एक राजनीति की जिसका साहित्य और कला से कोई सरोकार ना हो या ज़्यादा सरोकार ना हो, वो कई बार जीवन में कड़े निर्णय भी ले लेता है, और कई बार वो निर्णय लेने में उसके चूक भी हो जाती है। अब इनकी ये थी बरनाला के, क्योंकि ये बेसिकली मूल रूप से संवेदनशील थे, इसलिए जिन दिनों में ये तमिलनाडु के राज्यपाल, ये 3-4 राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं अलग अलग समय पे। तमिलनाडु के राज्यपाल थे, केंद्र की ओर से निर्देश मिला कि वहाँ की जो सरकार है, करुणानिधि सरकार, उसको बर्खास्त कर दिया जाए, या उसके विरुद्ध आप रिपोर्ट भेजिए कि वो सरकार अपने दायित्वों का वहन करने के में समर्थ नहीं रही, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की एक सिफारिश बना के आप भेज दीजिए। लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इसलिए केवल कि मुझे केंद्र निर्देश दे रहा है, मेरी अपनी गरिमाओं का हनन करने के उद्देश्य से, और मुझे एक टूल बनाया जा रहा है, मुझे एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाना है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका परिणाम ये निकला था, सरकार को तो जाना ही था। जब केंद्र की तत्कालीन सरकार चाहती थी तो उस वक्त ये सरकार तो जानी थी, लेकिन इन्होंने स्वयं अपनी ओर से सिर्फ केंद्रीय संकेतों पर चलने से इनकार कर दिया, और फलस्वरूप ये हुआ कि अगले दिन इन्हीं को 24 घंटे के भीतर भीतर किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया कि यहाँ नहीं रहेंगे आप, यहाँ तो वही होगा जो केंद्र चाहेगा। ये सिर्फ मैं इस बात का उल्लेख घटना का इसलिए नहीं कर रहा कि ये एक राजनीतिक घटनाक्रम था। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जहाँ भी साहित्यकार या कलाकार या संवेदनशील सृजनशील व्यक्ति जहाँ भी होगा, वहीं पर वो अपने कुछ न कुछ ज़िंदगी के सिद्धांतों से, कुछ कला और साहित्य के सिद्धांतों के साथ बंधा रहेगा, उनसे विमुख होकर राजनीति भी नहीं करेगा। कहने का मेरा उद्देश्य ये है। और ये स्थिति मित्रों इसी प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की थी, जो कि कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री रहे भले ही, और कहा जाता है कि ये जब हरियाणा और पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो वो समय पहले मुख्यमंत्री थे, अंतिम मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो पहले मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जब पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में जब ये पंजाब आया। लेकिन उस कवि का उसका हाल देखिए कि वो मुख्यमंत्री होते भी कवि सम्मेलनों में भाग ले रहा है, क्योंकि कविता जो है उसका मुख्य विषय है। और कविता से बाहर जाना गुरमुख सिंह मुसाफिर नाम के इस व्यक्ति को, जो मुख्यमंत्री रहा और उससे पहले अनेक अन्य पदों पर भी रहा, सरकारी पदों पर, मंत्री पद पर भी रहा, उसको कविता का साथ छोड़ना या कवि सम्मेलनों की ज़िंदगी से
दूरी बनाना ये स्वीकार नहीं था। और वो मंच के सिद्धहस्त कवि भी माने जाते थे। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण भी दे देता हूँ। उनकी एक कविता थी जो बड़ी लोकप्रिय हुई थी कि लोग कहंदे ने मुसाफिर ऊंचा सुनन लग पिया है, कि लोग कहते हैं मुसाफिर ऊंचा सुनने लगा है। लोग कहंदे ने मुसाफिर ऊंचा सुनन लग पिया है, मैं बहाना पा लिया है पोरा को नेड़े आउण दा। मैंने तो एक बहाना ढूंढा है थोड़ा सा नज़दीक आने का, बाकी मुझे ऊंचा सुनाई नहीं देता। तो एक ऐसे कविताएं ज़रूर थी, लेकिन कहीं कहीं गंभीर चिंतन भी था उनकी कविताओं में, जो आपको यदि आप करीब से उनका अध्ययन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह है, चाहे वीरप्पा मोइली हों या सुरजीत सिंह बरनाला हों या फिर गुरमुख सिंह मुसाफिर हों, जहाँ भी साहित्य का व्यक्ति राजनीति का खेल भी खेलेगा तो उसमें भी संवेदनशीलता और जो सृजनशीलता है उसको वो हाशिए पर नहीं सरकाएगा, उसको मुख्यधारा में ज़रूर रखेगा। धन्यवाद मित्रों।